खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ 4 रोज़ा चीन के दौरे पर आज पहुंच गए हैं और वो बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे और सदर शी जिनपिंग की दावत पर वो चीन पहुंचे हैं। इसके साथ साथ ये कितनी अहमियत का ये दौरा हामिल होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे आज। और ख़ास तौर पे हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है पेट्रोलियम की कीमतों की मद में पाकिस्तान के अवाम को, उससे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल की कीमतों में या डीज़ल की कीमतों में कमी तो हो जाती है, लेकिन उससे जो बाकी अशिया खुर्दोनोश या दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में फ़र्क पड़ना चाहिए, वो अमूमन देखा गया वो नहीं पड़ता। ये भी एक अहम मौजू है कि जिसको हम आज ज़ेर बहस लाना चाहेंगे और कुछ सियासी बातें भी करेंगे। और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें ज्वाइन करने का। वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले गए हैं वहाँ पे, उन्होंने ट्वीट भी किए जाने से पहले भी और वहाँ पहुँच कर भी। सी पैक की जो रफ्तार माजी में कुछ स्लो रही है, आपने उसी और फिर बाद में कुछ तेज़ हुई, आप ज़्यादा इसको तेज़ करना चाहते हैं या उसी रफ्तार से चलना चाहते हैं जो आखिरी हुकूमत छोड़ के गई थी? जिस तरीके से हमारी मुख्तसर और महदूद वक्त की हुकूमत है और हमारी कोशिश है कि इस महदूद वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और मुल्क को बेहतर हालत में अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले किया जाए, वहाँ आपने देखा होगा कि जो मुआशी जो फोकस है वो इस हुकूमत का बिल्कुल है और वो नज़र आता है और नज़र आना भी चाहिए। आपने देखा कि जो पिछली पार्लिमान और हुकूमत मुआशी दायरा कार में जो फ़ैसले कर गई है, हम उस पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के फ़ैसले हों, चाहे निजकारी के हवाले से पिछली हुकूमत जो फ़ैसले करके गई है उनको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने की हो, चाहे जो वो मुआशी मामलात जो मुआशी तनज़्ज़ुली आपको नज़र आई थी पिछले कुछ अरसे में, जिस तरीके से रुपए की बेकदरी हो रही थी, डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही थी, अशिया की स्मगलिंग हो रही थी, पेट्रोल की और डीज़ल की स्मगलिंग हो रही थी, खाद की, चीनी की, आटे की, इन तमाम चीज़ों की, उस पर काबू पाना। तो उसी तरह से जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से हमारी पूरी पार्लिमान और एक कौमी इत्तेफाक राय है सी पैक के हवाले से। सी पैक के हवाले से किसी पाकिस्तान की जमात को इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात और दोस्ती जो है वो एक कौमी इत्तेफाक राय है, उसी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक ताज है सी पैक। तो इसको आगे बढ़ाना, बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में इसमें सुस्ती आई और मैं अब उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सियासी माहौल है वो बेहतर हो, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा। लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ माह से वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी हवाले से वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है 4 रोज़ा, आज तो वो पहुँच गए हैं लेकिन कल से उनकी बहुत अहम मुलाकातें हैं। मुआशी एतबार से ग्रीन इनिशिएटिव हो, ML1 हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मंसूबे हैं, जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उस हवाले से आपको अहम फ़ैसले अगले 2 रोज़ के अंदर सुनाई देंगे। अहम कॉरपोरेशंस के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स हैं। कल सबसे बड़ी जो अहम मुलाकातें हैं वो सबसे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात है और उसके बाद चीनी सदर जिनकी दावत पर वज़ीर आज़म साहब गए हैं, शी जिनपिंग, उनके साथ मुलाकात है। चीनी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात भी इसमें शामिल है और अहम एहलकार जो हैं उनमें शामिल हैं, थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, श्रीलंका के सदर के साथ उनकी मुलाकात है। तो साइड लाइन्स पे भी बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं और उसके बाद जब वो वापस होंगे तो 19 तारीख को वो उर्मुची जाएंगे, वहाँ भी उनकी बहुत अहम मुलाकातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दौरा जो है पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर मुआशी दायरे में उनको एक महमेज़ लगाने में, उनको तेज़ करने में एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। और आने वाले चंद दिनों में मुआशी एतबार से और भी बहुत सारी आपको अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। एक आपने इशारा कल रात के फैसले का भी किया, तो ये तमाम चीज़ें आपस में
وہ ڈو ٹیل کریں گی اور اس ملک کو معاشی اعتبار سے ہم آگے لے جانے کی پوری کوشش کریں گے. ویری رائٹ. تو آپ نے یہ جو سائیڈ لائنز پہ میٹنگز کی بات کی, بڑی اہم میٹنگ ہے روس کے صدر سے یا چین کے صدر سے. سو سی پیک یا معیشت کے علاوہ بھی کوئی کچھ موضوعات جو ہے وہ زیر بحث آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے دنیا کا, آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تنازعات ہیں, چاہے وہ یوکرین کا اور روس کا ہو, اس حوالے سے دنیا تقسیم ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ابھی حال ہی میں غزہ پہ جو چڑھائی کی ہے اسرائیل نے, اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دنیا تقسیم ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر پوتن کے ساتھ جب مذاکرات ہوں اور شی جن پنگ کے ساتھ ہوں یا سری لنکا کے صدر کے ساتھ ہوں, تو یہ جو دنیا کے جو بڑے بڑے جو بلیڈنگ وونڈس ہیں ان پر گفتگو نہ ہو, یہ تقریباً ناممکن ہے. اور وزیر اعظم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد گیا ہے, خاص طور پر معاشی اعتبار سے تجارت کے وزیر ان کے ساتھ ہیں, منصوبہ بندی کے وزیر ان کے ساتھ ہیں, وزیر خزانہ ان کے ساتھ ہیں. تو جس ٹیم کی وزیر اعظم کو ضرورت تھی اس اہم دورے میں, وہ ان کے ساتھ ہے. ٹھیک. مطلب ہم اکثر ایسے کانفلکٹس میں ماسوائے اسرائیل یا فلسطین کے, ہم ایک نیوٹرل پوزیشن پاکستان ایز اے اسٹیٹ لیتا ہے, اور یہ ہمارے ریاستی مفاد میں یقیناً ہوگا جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, آپ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اکثر جو کریٹیکس ہیں ہمارے, وہ ہمیں فرینڈ سیٹر کے طور پر جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کدھر جانا ہے اور جو جہاں پہ مفاد ہو. آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, کسی بھی ذمہ دار ملک کے لیے اپنے انڈے کسی ایک ٹوکری میں رکھنا مناسب نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھی بھارت ہے, ان کے سابق سوویت یونین اور موجودہ روسی فیڈریشن کے ساتھ کتنے عشروں کے پرانے تعلقات ہیں, تقریباً 3/4 صدی, اور ایک زمانے میں وہ ان کے اسٹریٹجک ساجھیدار بھی تھے. 1971 کی جنگ آپ کے علم میں ہے جی. لیکن دنیا جب بدلی ہے اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتنی زبردست قسم کے تعلقات استوار کیے ہیں, تو کیا روس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے ان سے تیل اور دوسری جو اشیاء ہیں وہ لینا بند کر دی ہیں؟ جو بھاری جو اسلحہ ہے, جو میزائل ہیں, وہ انہوں نے لینا بند کر دی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے جو قومی مفادات ہیں اس میں یہ نہیں کرتا کہ اس تقسیم ہوتی ہوئی دنیا میں اپنا پلڑا, اپنا وزن ایک جگہ ڈال دے. ہمارے جو مسائل ہیں خاص طور پر معاشی حوالے سے, اس کے بعد تو ہمارے لیے یہ بالکل بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی طور پہ بھی کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیں اور پھر ہم باقی دنیا سے علیحدہ ہو جائیں. خاص طور پر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, ہمارے شمال میں چین اور وسطی ایشیا کی ریاست ہے اور روس, تو آپ اپنے پڑوسی اور اپنے والدین کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ہم اس خطے کے اہم ملکوں میں شمار ہوتے ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس تیزی کے ساتھ جو تقسیم ہوتی ہوئی دنیا ہے اس میں ہم ایک طرف ہو جائیں اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو خطرے میں ڈالیں. ٹھیک. چین نے ہمارا ساتھ دیا ہر موقع پہ, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے بہرحال. اب ایشو از دس کہ جو چین کی رفتار ہے کام کرنے کی یا ریسورسز ہیں, ہم شاید مشکل سے اسے میچ کریں. لیٹس بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رفتار کو میچ کرنے کی کوشش نہیں کی تو الٹا ہمیں نقصان ہوگا بجائے کسی بھی قسم کے بینیفٹ کے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے, کیا پریپریشنز ہیں؟ آپ نے پہلے کہا کہ سست رفتار رہی, اور یہ کوئی ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان کا ایشو ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ تنقید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو اصلاحات ہمیں چاہیے اپنے طرز حکمرانی میں, گورننس میں, اس کو بہتر کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس جو ہے یہ SIFC جو بنی ہے وہ کیوں بنی ہے؟ یہ جو ون ونڈو آپریشن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس اگر 2 درجن قوانین ہوں اور جی وہ صوبائی حکومتوں کے اپنے مسائل ہوں, وفاقی حکومت کے اپنے ہوں, مقامی حکومتوں کے اپنے ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کے اپنے ہوں, اور ہم دنیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور
जो दुनिया के जो ट्रेडिंग जो पार्टनर्स हैं वो आपके कवानीन को देखकर उन पे गशी तारी हो जाए कि यार ये फिर इस मुल्क के साथ हम करेंगे कैसे, और फिर चीज़ें आप तय करें और फिर वो साल साल पड़ी रहें, आपके जो कास्ट है वो स्केलेट करे। तो उसमें आप देख लें ML1 के साथ इस तरह की मुश्किलात आ चुकी हैं। मुझे यकीन है कि इस्तीफ़ा भी जब वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं तो इस हवाले से भी आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। तो बात यह है कि इसके बग़ैर ये जो आपने कहा ना कि जी चीन की जो रफ्तार है वो तेज़ है, तो जब आप या तो उस रेस से बाहर हो जाएं, उस दौड़ से निकल जाएं, लेकिन जब आप जो फास्ट ट्रैक है उसमें दौड़ रहे हैं तो फिर आप जो है वो उसमें रेंग नहीं सकते, आपको दौड़ना पड़ेगा। और अगर आपके जो दौड़ने में कोई मसाइल हैं तो कुश्ता वुश्ता खा लें, कुछ कर लें, अपने आप को बेहतर किए बगैर, दुनिया की रफ्तार से आहंग किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। डॉलर की आपने बात की और डॉलर 230 रुपए से ऊपर चला गया और अब 330 से ऊपर चला गया, अब 280 से नीचे आ चुका है। आपकी हुकूमत ने आखिर ऐसा क्या किया, क्या इकदाम उठाए? और मतलब यकीनन अगर ये इकदाम होंगे तो हम उम्मीद करते हैं, मैं नहीं चाह रहा आप कुछ स्पेकुलेट करें, लेकिन इन इकदाम से हम उम्मीद करते हैं कि डॉलर मजीद नीचे आए। हमने कोई बड़े बुनियादी मुआशी इस्लाहात तो नहीं किए। ये तो नहीं हुआ तक कि 2 महीने में आपकी एक्सपोर्ट छत से जाकर लगी। ये भी नहीं हुआ कि जी रेमिटेंसेस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कोई आसमान पे पहुंची। यकीनन बेहतरी आई है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हमने सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात से इस मसले को 40-50 रुपए अगर डॉलर नीचे गिरा है तो ये सिर्फ इंतज़ामी इक़दामात है। सिर्फ आपने अपनी गवर्नेंस को बेहतर किया है, सिर्फ स्मगलिंग को रोका है, सिर्फ ग्रे ट्रैफिक को रोका है, सिर्फ गैर कानूनी एक्सचेंज को रोका है, सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग को रोका है। उसके नतीजे में आपने देखा कि क्या हुआ है। आपने चीनी, आटा, खाद, पेट्रोल, डीजल, उसकी स्मगलिंग को आपने रोका है। आपने बिजली की चोरी को रोका है। ये वो सिर्फ मेरे ख्याल में हफ्ता डेढ़ पहले कोई 16-17 अरब रुपए की रिकवरीज आपने की है। अभी मर्दान के अंदर मुझे अच्छी खबरें मिल रही हैं, जहाँ पर पहले बुरी खबरें आती थी। ये पूरे मुल्क के अंदर जो है ये जो बिजली की चोरी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं, ये इक़दामात पहले होने चाहिए थे, बहुत पहले होने चाहिए थी। मैं यहाँ बैठ के पिछली हुकूमतों पर तनकीद नहीं करना चाहता, हमें ज़ेब नहीं देता, न हमें चाहिए कि हम इस माहौल को मज़ीद गर्म करें। हमारी तो ख्वाहिश है कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और आपने देखा होगा कि मेरी ज़बान से किसी सियासी जमात, किसी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ कोई तहकीर आमेज़ गुफ्तगू आपने नहीं सुनी होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक दो सियासी सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों के जज्बात जो हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो ख़ास तौर पे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट कीमतों में कमी है उस पर पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, मुख्तसर आपको सुनाते हैं। दस नहीं सकता, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि तेल वे के मैं कहना मेरा आधा किलो खून बच गया। बड़ा रिलीफ मैं समझती हूँ, 40 रुपए कम करके काफ़ी बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए। 350 से 350 से रेट 283 पे रेट आया। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, इसके साथ जो मोबिल है वो सस्ता हो जाए, चीनी सस्ता हो जाए, घी सस्ता हो जाए। निगरान हुकूमत का ये इंतहाई एहसन और बहुत अच्छा है, और महंगाई से परेशान बदहाल आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। बहुत बड़ी बात है कि एक साथ 40 रुपए कम कर दिए। आई बिलीव अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम लोग शोर मचाते हैं कि भाई पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है, तो जहाँ कम हो रहा है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे पेट्रोल अब सस्ता हुआ, बाकी चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए। ये ज़रा चेक इन बैलेंस गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा, ये जो बुनियादी सवाल है कि पेट्रोल तो सस्ता आपने कर दिया, जिस वजह से भी किया, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इससे साथ साथ जो बाकी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, किराए कम होने चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आते। जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। इस दफ़ा कोई फ़र्क होगा? देखिए, पहले तो ये बताएं लोगों को, लोगों की समझ के लिए ये ज़रूरी है जानना कि हम कोई तेल पैदा करने वाला मुल्क नहीं है। हमारी अपनी जो पैदावार है वो बहुत महदूद है। तो जो हम कीमतें मुकर्रर करती है ओगरा, वो दो चीज़ों को सामने रख कर करती है। वो टैक्स वैक्स जो है, वो जो बैनुल अक़वामी जो IMF और दूसरी चीज़ें हैं, वो
جو ضروریات ہیں وہ آپ تو کرتے ہیں، لیکن جو دو بڑے موٹے موٹے جو اصول ہیں جس کی بنیاد پر آپ یہ طے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 15 دن میں بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں۔ دوسرا، آپ کے روپے اور ڈالر کا جو توازن ہے، اگر آپ کا روپیہ مضبوط ہوا ہے تو آپ کو تیل خریدنے کے لیے کم پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تو آپ کو سستا پڑے گا۔ تو یہ جو فائدہ تھا وہ ہم نے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا ہے۔ لیکن جو میرے پختون بھائی تھے جو اور ایک اور بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کر دیا، اور آپ نے بھی یہ بالکل مناسب سوال اٹھایا کہ یہ تو آپ نے کر دیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جب 25 روپے پیٹرول مہنگا ہوا تھا اور لوگوں کی چیخیں نکلی تھیں تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو مال برداری والے جو ٹرانسپورٹ کے جو لابی ہے انہوں نے بھی اپنے اخراجات بڑھا دیے، اور جو انسانوں کی جو آمد رفت ہے اس کے جو کرائے ہیں بسوں وغیرہ کے وہ بھی بڑھ گئے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک جو افراط زر کا ایک امپیکٹ جو ہے اثر وہ بھی ہوا کہ وہ تمام اشیاء جو ہیں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں، وہ پھل، سبزیاں، اشیاء خورد و نوش، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تو یہ آج بھی سارا دن وزیر اعظم کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں آپ کے لوگوں کے پاس ہوگا، وہ ان کو دکھانا چاہیے جو وزیر اعظم صاحب نے کیا۔ جی ہم چلا رہے ہیں۔ میں نے بھی کل رات کو اسی پہ صوبائی حکومتوں سے بات کی ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہے۔ آج بھی دن بھر میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے گفتگو ہوئی ہے، میری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے گفتگو ہوئی ہے، ہمارے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو پہنچے ہوئے ہیں بیجنگ، ان سے مختصر بات ہوئی ہے، لیکن ان کے چیف سیکرٹری سے بات ہوئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ اس کو یقینی بنائے کہ جو اس کا جو فائدہ ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اس تناسب سے کم ہونی چاہیے جس تناسب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے بسوں کے کرائے کم ہونے چاہیے، ٹیکسی کے کرائے کم ہونے چاہیے۔ تو اس کا جو پھل ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ اگر عوام کو نہیں پہنچے گا، یہ ٹھیک ہے جی موٹر سائیکل والا بیچارہ یا جو بندہ اپنی چھوٹی الٹو میں وہ پیٹرول ڈالتا ہے اس کو کچھ اس کی جیب جو ہے وہ تھوڑی سی اس پہ کوئی رعایت ہوئی، خوشی کی بات ہے، لوگ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ عام غریب لوگوں کو پہنچے۔ وہ جب چینی کا 1 کلو خریدنے جائے، جب وہ آٹے کا 10 کلو یا 20 کلو کا تھیلا خریدنے جائے، جب وہ دالیں خریدنے جائے، جب وہ پھل خریدنے جائے، جب وہ سبزی خریدنے جائے، تو اس کو کچھ فرق محسوس ہو کہ یار تھوڑی سی میری زندگی میں بہتری آئی۔ ٹھیک، اصولاً اور اخلاقاً تو یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو خود ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بجائے حکومت انہیں کہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ خود سے کوئی یہاں پہ کام نہیں کرتا۔ سو اس کے لیے یقیناً قانون بھی موجود ہے، آپ کے ادارے ہیں جیسے آپ نے کہا۔ آج بھی میری بات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے، مجھے امید ہے کہ صوبائی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں اور ضلعی انتظامیہ اس کو یقین بنائیں گی۔ لیکن جو ٹرومن نے کہا تھا نا، اسپیک سافٹلی بٹ کیری اے بگ اسٹک، تو نرم گفتگو کریں لیکن لاٹھی جو ہے وہ پکڑ کے رکھیں، تاکہ اگر جو لوگ قانون کی عملداری میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سختی سے نمٹیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے جو پچھلے دنوں جو کبھی کبھی جو ہے وہ ڈنڈا پیر جو ہے اس کے بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک دو چھوٹے سے سیاسی سوالات ہیں میرے کہ قانوناً آپ یا نگران کابینہ کا کوئی بھی حصہ ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا یا اگلے سیاسی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ آپ نے نیوٹرل امپارشل رہنا ہے، لیکن ووٹ ڈالنے سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، نہ قانون نہ آئین۔ تو آئی بلیو کہ آپ بھی ووٹ ڈالیں گے بشمول کابینہ اور وزیر اعظم بھی۔ میں 2008 سے جب سے اس ملک میں آیا ہوں تو جتنے بھی انتخابات ہیں ان میں نے ووٹ ڈالا ہے۔ اور بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ موسم جو ہے وہ سردی کا ہوگا، اور کچھ ہمارے سیاسی رہنما کہہ رہے ہیں کہ ایسے موسم میں کریں کہ جو سب کے لیے سوٹیبل ہو۔ تو کوئی اس سے کام تو الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن یقیناً حکومت کا بھی مشورہ اس میں شامل ہوگا، مشاورت ہوگی۔ شہزاد، آپ جو ہے وہ ان اینکرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کی سیاست پر بھی نظر ہے اور تاریخ پہ بھی۔ تو پاکستان کی جو انتخابی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو پہلے بالغ رائے دہی کے انتخابات ہوئے 1970 میں، وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے۔ درست۔ تو میرا خیال ہے کہ دسمبر میں
जनवरी के अवाखिर के मुकाबले पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो अगर दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, हो सकते हैं, तो जनवरी के अवाखिर में भी हो सकते हैं। 2008 के इंतखाबात जनवरी में होने थे, मोहतरमा की शहादत की वजह से 21 फरवरी को हुए। उसके अलावा बेतहाशा इंतखाबात हुए जो सर्दियों में हुए हैं, रमज़ान के महीने में हुए हैं, शदीद गर्मी में हुए हैं। मई 2013 में इंतखाबात हुए, गर्मी थी। जो पिछले इंतखाबात थे 2018 के, वो जुलाई के अवाखिर में हुए, शदीद गर्मी, मानसून, इलेक्शन हो गए। इंसर्जेंसी में इलेक्शंस हुए 2008 में, 2013 में, शोरिश में पटाखे हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। देखें, अगर रियासत जो है और रियासती इदारे अगर मिलकर काम करें और माहौल अच्छा हो तो हो सकते हैं। अभी मुझे कोई गैर मामूली सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन अपना काम न कर सके। लेकिन तारीख देना, इलेक्शन को लाजमी तौर पर शफाफ, गैर जानिबदाराना, पुरअमन बनाना, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। हमारी एक कमिटमेंट है कि हम इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करेंगे, इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, और जो वो चाहेंगे इस मिशन में हम उनके साथ खड़े हों। लेकिन एक चीज़ तो आप आवाम को, हुकूमत यानी निगरान हुकूमत ज़रूर कहने की या बावर कराने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। यकीनन इलेक्शन कमीशन का काम है, आप उनकी मावनत कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा टर्न आउट होना भी तो इलेक्शन की शफाफियत का एक अहम जुज़ है। देखें, जो निजी मीडिया है वो तो उसने तो अपना रोल प्ले करना है, लेकिन मेरी आपसे तवक्को ज़्यादा है। आप जो नेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, जो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो अवाम के टैक्सेस से चलते हैं, कि आप कोशिश करें कि आज से लेकर इलेक्शन तक जो अहम कौमी मामलात हैं उन पर बहस को मरकूज़ करें। सियासतदानों से कहें कि जो मोटे मोटे जो इस मुल्क के मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करें, माहिरीन को बुलाएं, वो उनके साथ बात करें, ताकि वो जो ही सेड शी सेड जो सहाफ़त है उससे निकलें। किसने किसको गाली दी, किसने किसको क्या बुलंद बांग जो है इल्ज़ामात लगाए, उसको ज़रा भूल जाए। आपको रेटिंग के दौड़ में नहीं जाना, आपको इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपको कौन सी रेटिंग मिलती है। आपकी कामयाबी ये होगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो अहम कौमी मामलात हैं, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल और वजूद से जुड़े हुए हैं, उन पर गुफ्तगू को मरकूज़ करें, उन पर बात हो, ताकि लोगों को फ़र्क नज़र आए कि जो कुर्सियां फेंकने वाले और एक दूसरे पर पानी फेंकने वाले और एक दूसरे पर घूंसे बरसाकर वायरल होने वाली वीडियो की बजाय आप जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका तर्जुमा अवामी दिलचस्पी नहीं, अवामी मफाद करते हैं। अवाम की तरह पाकिस्तान टेलीविज़न और मुझ जैसे लोगों को भी इंतज़ार है कि कब सियासी जमातें अपना मंशूर पेश करें ताकि उस बुनियाद पर उनसे बात की जा सके। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है कि सियासी जमातों को मेरे ख्याल में चाहिए, इतना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कि वो अपना मंशूर दें। मां सिवाय अवामी नेशनल पार्टी के किसी बड़ी जमात ने अभी तक अपना मंशूर नहीं दिया जिससे लोगों को अंदाज़ा हो, डिबेट हो। आप उनके मंशूर का इंतज़ार ना करें, आप उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो अच्छा मंशूर लाएं। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो अहम कौमी मामलात हैं उन पर सियासतदानों को बुलाएं और साथ ही माहिरीन को बुलाएं और उन इश्यूज़ पर खुल के बात करें, ताकि एक कौमी इत्तेफाक राय बने, चाहे वो मिसाक जमहूरियत के हवाले से हो, चाहे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से हो, चाहे सिविल सर्विस रिफॉर्म के हवाले से हो, चाहे स्टेट मीडिया के रिफॉर्म के हवाले से हो, चाहे वफाक के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से हो, मकामी हुकूमतों के हवाले से हो, प्रेस की आज़ादी के हवाले से हो, खारजा उमूर के हवाले से हो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के हवाले से हो, अमेरिका के साथ, भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, ये बड़े बड़े मसाइल हैं जो हमारे कौमी वजूद से जुड़े हुए हैं। लोगों को की तालीम करें, लोगों को जो है वो सिर्फ उबाल न डालें, आप जो है वो इस पर ना करें कि जी उछल कूद हम करें। जो रियल इश्यूज़ हैं, जो हकीकी मसाइल हैं इस मुल्क के अवाम के, हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इश्यूज़ हैं, उन पर बहस करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अच्छे मंशूर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
पाकिस्तान को वो रोशनियों में बदल दिया, जहाँ अंधेरे छाए हुए थे। गैस भी यहाँ नवाज शरीफ साहब लाए, जहाँ गैस नहीं थी, फैक्ट्रियाँ बंद थीं, फैक्ट्रियाँ चली और फैक्ट्रियों से रोज़गार मिला लोगों को, लाखों लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को रोज़गार मिला। ये वो कारनामे सी पैक शुरू किया, 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाए। लेकिन इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आके सी पैक को सुस्त किया। हमारे दोस्त ममालक जो हमारे बड़े करीब, हमारी हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, उनसे दूरी कर दी। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे टर्की हो, ये दोस्त ममालक में भी सजदमोरी आ गई। ये इतना बड़े जो उसके जुर्म हैं कि जिसकी इंशाल्लाह उसको सजा मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसने दुश्मनी की है। लेकिन आज फिर इन 16 महीनों में वही दोस्त ममालक आगे बढ़े और दिवालिया जब पाकिस्तान हो रहा था तो पाकिस्तान की आगे बढ़ के उन्होंने मदद की और पाकिस्तान को उस मुश्किल से निकाला। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो या चाइना हो, आज वही दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। आज कश्मीर का सौदा किसने किया? किसी की जुर्रत थी? ये इमरान खान के टाइम पे है कि उस मोदी ने उस आइन में तरमीम करके उसका जो स्टेटस था कश्मीर का बदल दिया, जो आपको पता है। लेकिन इसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। लेकिन इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 को, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर एक तरफ तरक्की की तरफ जाएगा। वही वाजपेयी जिसका अभी जिक्र हुआ है, बस पे आया यहाँ पे, जिसको दोस्ती की बस कहते हैं। मैं खुद उधर था जब किला में उसका खाना था, यहाँ दिया हुआ नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने। तो उसने कहा कि हाँ, पहली दफ़ा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का तनाज़ा है, जो आज तक मानते ही नहीं थे। वो कहते हैं तनाज़ा है ही नहीं, ये मसला है ही नहीं है। लेकिन उसने कहा तनाज़ा है, मसला कश्मीर के तनाज़े को हल होना चाहिए। यहाँ उसने मीनार पाकिस्तान में भी ये बात की, नीचे खड़े होकर। ये नवाज शरीफ है, ये उसकी विजन है, ये उसकी खिदमत है, ये उसका सोच है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 को आएंगे और उसी जज्बे के साथ पाकिस्तान को लेके चलेंगे जहाँ 2017 में छोड़ा था मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। 2017 में क्या था? खुशहाली थी। खुशहाली थी या नहीं थी? बताएं, थी या नहीं थी? आप बुलंद आवाज में बताएं, खुद तो बेहतर था या नहीं था? बिजली आ रही थी या नहीं आ रही थी? यही डॉलर 105 रुपए का था या नहीं था? यहाँ रिजर्व हमारे 23 अरब डॉलर, जो में 2 अरब डॉलर मिले पीपल्स पार्टी की 13 में, 23 अरब डॉलर में पहुंचाए। कोई एक बात नहीं, मैं अगर बात बताऊं सारी तो तारीख लिखी जा सकती है। सी पैक सारे मंसूबे बन रहे थे, ग्वादर आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक साजिश के तहत 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को झूठे केसों में, कभी आपने ये भी सुना है कि कामा पे कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आपको सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया जाता है। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को इतनी तरक्की दी हो, इतनी खिदमत की हो, उसको एक कामा पे के बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, अपने बेटे से उन्होंने उनको नाअहल कर दिया। आज सारी कौम, सारी दुनिया चीख चीख का कह रही है कि नवाज शरीफ के साथ इंतहाई ज़्यादती हुई उस झूठे केसों में, एक साजिश के तहत, बैन अवी साजिश। और आज उसी साजिश के पर्दे चाक हो रहे हैं। उसी साजिश का पता चल रहा है हर एक को कि वो साजिश क्या थी। वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश नहीं थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। शेखुपुरा में राना तनवीर हुसैन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कहा कि तमाम तरक्याती काम नवाज शरीफ के अदवार में हुए हैं। 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पीटीवी न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। प्रोग्राम
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले से में जैसे हमने डिस्कस किया कि वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त चीन में मौजूद हैं, जो तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैन अल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। उनके साइड लाइन्स पे अहम मुलाकातें भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुतवक्को हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीन हाशवानी साहब, माहिर माशियात हैं, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के और इकॉनमी पर गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन हाशवानी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ कि सी पैक का दूसरा मरहला, इस पर बड़ी बात हो रही है और वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की अभी जाने से पहले भी, और वहाँ पहुँच कर भी उन्होंने जो बयान जारी किया कि बहुत ज़्यादा वो पूरे एतमाद हैं, होपफुल हैं कि जो नेक्स्ट फ़ेज़ हो। नेक्स्ट फेज़ एज़ फार एज़ वी अंडरस्टैंड इस के जो हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने थे, वहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज आएंगी, चाइनीज़ कंपनीज आएंगी, बैन अल-अक़वामी सरमायाकार वहाँ पर आएंगे, लेकिन जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो आप समझते हैं आया है हमें, और बासानी और कामयाबी के साथ इस दूसरे मरहले को हम शुरू करेंगे और कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे या नहीं? देखिए, शुरू में जब सीपैक को 10 साल हो गए हैं, जब इनिशियली जब था तो एक्सपेक्टेशन थी कि फर्स्ट 5 इयर्स में आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एंड देन आफ्टर 5 इयर्स आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं और चाइना की जो इंडस्ट्रीज है ये रिलोकेट होना है। तो फर्स्ट फेज में अगर आप देखें तो चले रोड्स बन गए, पावर सेक्टर में भी कोल डेवलप हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं बने हैं और 10 साल होने का है। तो क्लियरली इसमें हमारी प्रॉब्लम्स आई है, एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम में से हमारी तरफ से है, बी इट ब्यूरोक्रेसी, हमने टाइम तवज्जो नहीं दिया, हमारे अपने मसाइल थे, अपनी लिमिटेशन थी। तो सेकंड फेज जाना जरूरी है। नो डाउट इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, एंड वहाँ इसका रैशनिंग ये है कि भी लेबर कॉस्ट जैसा आपकी चाइना में बढ़ रही है, पाकिस्तान में सस्ती है, तो एक लेबर आर्बिट्राज होता है। लेकिन एक और इसमें इशू ये है कि आप सिर्फ चीप लेबर पे आप किसी को सेल नहीं कर सकते हैं आजकल की। ये रिमेंबर, ये कोई चाइनीज गवर्नमेंट नहीं लगा रही, चाइनीज प्राइवेट सेक्टर लगाता है, तो वो अपने इकोनॉमिक्स एंड सब कुछ देखता है। सो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं चाइना में बैठा हूँ एंड आई फील कि पाकिस्तान में ये BLA इश्यूज आ रहे हैं, बम फट रहे हैं, चाइनीज की सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, तो नेचुरली आई विल बी वेरी वेरी स्कैर्ड, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कहते हैं ना कि चीप लेबर है, तो चीप से नहीं होता है, आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट हमने सही नहीं की है, हमने अपना एजुकेशन सही नहीं किया। तो वाइल अगर आधी कीमत पे भी लेबर है लेकिन उसकी अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हमने अपना घर सही नहीं किया है। देखिए, अपॉर्चुनिटी है सीपैक में, लेकिन जब तक अगर हम अपना घर सही नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी हमारे गोदों में भी आ जाएगी तो नहीं हो सकता। मेरा लास्ट पॉइंट होगा, हमें सिर्फ ऑब्वियसली रोड हो गया, लिंकेजेस हो गई, एनर्जी हो गया, इंडस्ट्रीज चले इंडस्ट्रियल जोन पर, सबसे जरूरी लॉन्ग टर्म में होगा सर्विस सेक्टर। एंड सर्विस सेक्टर में 3 आती है, नंबर 1 टेक्नोलॉजी, नंबर 2 टूरिज्म, नंबर 3 यूनिवर्सिटीज। टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें, चाइना की एजिंग पॉपुलेशन है, हमारी यहाँ यंग पॉपुलेशन है। अगर हम अपनी यूथ को टेक्नोलॉजी सही क्वालिटी वर्ल्ड क्लास अगर करें तो बहुत सारी ये शॉर्टेज होगी ये टेक वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नंबर 2 इज टूरिज्म। टूरिज्म में अगर आप देखें, जैसे खुंजरा पास है, हुंजा, ये चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टूरिज्म मार्केट्स इन द वर्ल्ड टुडे, राइट? तो वहां भी बहुत हम कर सकते हैं टूरिज्म में। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी, 30 से 40 हजार हमारे बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम कोलैबोरेट करें, हमारी यूनिवर्सिटीज भी इसमें फर्दर जी बिल्कुल ठीक। हाशवानी साहब, पॉइंट आपका आया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, हमें ये कहा जाता है कि उस वक्त तक आपका जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो किसी भी मुल्क में नहीं आता जब तक उस मुल्क के अपने यानी कि लोकल इन्वेस्टर उस सेक्टर में जो है अच्छा परफॉर्म ना करें, उनको इंसेंटिव या फैसिलिटीज़ ना मिल रही हों। यानी कि लोकल इन्वेस्टर ने ही इनडायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या काम किया, अगर मैं पूछना चाहूँ तो, बीइंग अ बिजनेसमैन? देखिए, बात यह है कि सीपैक के बारे में जो बात चल रही है वो जिस तरह ये अभी बात कर रहे थे हाशवानी साहब कि जो प्रोजेक्ट्स थे उनका टोटल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था, और जो उनको
بروئے کار لانے کے لیے پورے سسٹم میں کہ اس سے آپ کی اکنامک سلسلہ بڑھے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے, آپ کا پہیہ چلے اور آپ ایکسپورٹس کریں, اس کے لیے ایکو سسٹمز کریٹ کرنے تھے. اور آبویسلی ایک تو وہی چیزیں ہیں کہ جو پہلے کی کچھ ہمارے کور اسٹرینتھ سے ان کو آپ نے بروئے کار لانا تھا, اور کچھ اس کو آپ نے مزید انہینس کرنا تھا اسپیشل اکنامک زونز کے اندر, یعنی انسینٹیوائز کر کے, اور ان کو جسے کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس کو یوٹیلائز کرنا تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس کے اندر دیکھا جائے تو میٹنگز تو بہت ہوئیں. ہم اگر میں اپنی دیکھوں جو ہمارے چیمبرز آف کامرس ہیں یا بزنس کے جو ہاؤسز ہیں, بہت سی میٹنگز ہوتی رہیں, گفت و شنید ہوتی رہی, لیکن بات وہیں آ کے اٹک جاتی ہے یا وہاں آ کے وہ روان نہ چڑھی. اور اس کی مین وجہ یہ کہ جو باہر سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آ کے دیکھتے ہیں, وہ میں خود بھی ان میٹنگز میں بہت دفعہ بیٹھا, ان میں اکانومی آف اسکیل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں وہ بعض اوقات ان کو وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کمپیریٹیو ہیں کہ نہیں ہیں, ڈسپائٹ کہ وہ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی بڑے پیمانے پہ, لیکن باقی جو تمام چیزیں اسکل. اچھا, اس کو آسان لفظوں میں ہمیں ذرا بتا دیں ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, آسان لفظوں میں بتا دیں کہ ایک فورن انویسٹر ہے, وہ چین, بھارت یا ریجن میں دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان کیوں آنا چاہے گا؟ ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہم اس کو آفر کر رہے ہیں ان دیگر ممالک کے مقابلے میں؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز کوئی بھی جب بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, میں اگر بزنس مین ہوں انویسٹ کروں گا, تو میرا الٹیمیٹ آؤٹ پٹ جو ہے یا باٹم لائن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں جو چیز پروڈیوس کر رہا ہوں وہ کمپیٹیٹیو ہو, اس کی مانگ ہو, اس کی کھپت ہو, اور اگر میں اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو دنیا میں وہ کمپیٹ کر سکے اور میری زیادہ والیوم جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو. اب چائنا سے اگر کمپنیز یہاں آ کے لگاتی ہیں تو اسی صورت میں ہوگی کہ ان کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یہاں پہ مل رہا ہو, مین پاور کی صورت میں مل رہا ہو, بجلی کی صورت میں مل رہا ہو, راہداری کی صورت میں مل رہا ہو, ٹھیک ہے, اور ان کا اوور آل جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تمام چیزوں کے باوجود کہ انفراسٹرکچر میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی, ہمارا جو اوور آل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ تو ہمارے جو ایگزسٹنگ ہمارے ملک کے اندر بھی چیزیں بن رہی ہیں وہ بھی نہیں ہم کچھ کر سکے, اور جو نئے والے ان کے لیے تو ہم اسپیشل اکنامک زون, ایک بھی اسپیشل اکنامک زون جو ڈاکٹر شمائل داؤد سے شاید رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آشوانی صاحب, آپ سے سوال ہے کہ ایک کنسرن یہ بھی شو کیا جاتا ہے کہ چین نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اور ترقی پذیر ممالک کو قرضے دیے ہیں, اور سم ٹائمز وہ قرضے جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتے ہیں. آسانی سے مراد اس کی وہ سختی نہیں ہوتی کہ جو ورلڈ بینک یا IMF جیسے ادارے ہم جیسے ممالک کے ساتھ کرتے ہیں. کویسچن اس کے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ان قرضوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا, سری لنکا یا بنگلہ دیش کی مثال دے کے لوگ یا اکانومسٹ بات کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے کہ اگر ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں صحیح طریقے سے تو اٹھا بھی سکتے ہیں, اگر نہیں تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے. اوکے, سو اس بات میں میرٹ ہے, نو ڈاؤٹ, یہ صحیح بات ہے کہ سی پیک میں فیز 1 میں یہ آئی تھنک چائنیز نے بھی ایکنالج کیا تھا کہ وہ آتے تھے گورنمنٹس کے بعد, گورنمنٹس اپنی پرائرٹی دیتی تھی کہ یہ ہمارے پروجیکٹ سے کرے نا. اس میں کوئی اکنامک پہ تھے, کوئی پولیٹیکل بھی کمپلشنز تھی. پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ اپنے پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. تو اس میں اب سی پیک زیادہ اکنامک وائبلٹی پہ زیادہ وہ فوکس کر رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی جو اگر وائبل پروجیکٹس ہوگی تو اس کی پیئنگ بیک کیپیسٹی بھی ہوگی, رائٹ. تو سو آئی تھنک یہ اس میں اکنامک کنسیڈریشن اب پروجیکٹس میں زیادہ آ رہے ہیں, اینڈ اس میں کوئی وہ ڈیزاسٹر نہیں ہے, کیونکہ یہ نارمل پروسیس ہوتا ہے, آپ کی لرننگز ہوتی ہے, رائٹ. آپ ایک فیز میں جاتے ہیں, آپ شروع کرتے ہیں, اس میں کچھ آپ کو دشواریاں آتی ہے, کچھ سیٹ بیک ہوتی ہے, کچھ آپ کی لرننگز ہوتی ہے, تو پھر جیسا آپ جاتے ہیں آپ سیکھتے جاتے ہیں. اور چائنیز ان چیزوں میں بہت اچھے ہیں کہ وہ اپنی مسٹیکس بھی دیکھیں گے اور اس کو ایٹ ونس اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں. تو یہ ٹویکنگ ہوتی رہتی. اس میں ایک کوشچن کروں گا کہ ویسٹ سے بہت بڑا پروپیگینڈا آ رہا ہے, اور اس ٹریپ میں ہمیں نہیں فال کرنا. وائل ہم اکنالج کرتے ہیں کہ یس اس میں کوئی اتنے $1 ٹریلین کا ہو رہا ہے پروجیکٹ بھی, تو سب کچھ 10 out of 10 تو نہیں ہوگا نا. کوئی سکسیس ہو گئی, کوئی میں چیلنجز بھی آتی ہے. یہ نارمل ہے. ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرتے اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ 10 چیزیں کریں, 6-7 صحیح ہوگی, 2-4 اتنی سکسیسفل نہیں ہوگی. یہ نارمل ہے.
वेस्ट की तरफ से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, इंडिया की तरफ से भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, एंड वो अब G20 समिट में भी उन्होंने अपना अल्टरनेट सीपैक के राइवलरी में उन्होंने एक लिंकेज किया है. आई डोंट थिंक सो उसमें हाइप ज्यादा है, मैं नहीं समझता हूँ इतना आसान होगा उसको सक्सेस करना, लेकिन क्लियरली देयर इज अ राइवलरी है एंड प्लस एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है. तो हमें इस प्रोपेगेंडा से कि चाइना अपना डेट वो ट्रैप कर रहा है और मुल्क को फंसा रहा है दूसरों लोगों को, ये गलत बात है, ये नहीं है. चाइना की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, उनको पार्टनर, उनका एक फिलॉसफी है, उस पर इन लोग काम करते हैं. तो ये कोई एक करंट प्रेसिडेंट की नहीं है, वो दे वांट टू कोलैबोरेट एंड विन विन सॉल्यूशन, उनकी साइकी में यही है. तो आई थिंक वी शुड कोलैबोरेट, लेकिन हमें ट्वीट भी हमें करना है. ये जो सेकंड फेज में जा रहे हैं वहां हमें इकोनॉमिक्स रिटर्न्स देखने हैं, इन्वेस्टमेंट सही होनी चाहिए और उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन मिनिमम होनी चाहिए. वेरी राइट. डॉक्टर शुमैल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. ओके. अब एक तरफ पाकिस्तान, हमारा हम अपना जोग्राफिया तब्दील नहीं कर सकते, ना ही हम अपने हमसायों को तब्दील कर सकते हैं. एक तरफ अफगानिस्तान है, हमारे अफगानिस्तान की मईशत आपके सामने है. एक तरफ भारत है, उसके साथ हमारे जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, तो वो तिजारत हमारी उस तरीके से हो नहीं सकती. इन नियर फ्यूचर भी कोई चांस नज़र नहीं आता. दूसरी जानिब ईरान है जिसको मुख्तलिफ सेंक्शंस का सामना है, तो खुलकर हम ट्रेड कर नहीं सकते. तो रह के एक चीन रह जाता है. तो हम ये समझें कि ये सी पैक जो है ये हमारी वाहिद एक इकनॉमिक लाइफ लाइन है कि जो रीजनल कंट्रीज़ के साथ हमें कनेक्ट कर सकती है, और इसी को हमने ज़्यादा फोकस करके फ़ायदा उठाना है, या कोई और ऑप्शन भी आप समझते हैं अवेल किया जा सकता है? देखिए, जो डायनामिक्स है ना, मार्केट के डायनामिक्स हैं, आप ये समझें कि क्यों स्मगलिंग हो रही है पाकिस्तान. मार्केट जो है ना, वो अपनी जो प्रोडक्ट है ना, अगर आपकी प्रोडक्ट सस्ती है और उसके मुकाबले में दूसरी प्रोडक्ट महंगी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है की है या आपने ट्रेड, वो मार्केट में पहुंच जाती है, वो किसी ना किसी तरह अपना रास्ता बना लेती है पानी की तरह. हमें ट्रेड अपनी तमाम बॉर्डर्स के साथ जो है इनहेंस करने चाहिए, इम्प्रूव करने चाहिए, लेकिन इसकी सक्सेस जो है वो क्वालिटी के ऊपर होगी. इसकी सक्सेस डेफिनेटली, जिस तरह से अभी जो बहुत अरसे से मिस गवर्नेंस कह लें या हम दूसरी तरफ देखते रहे हैं, हमने बहुत सी चीज़ों को चलने दिया है, हमने बहुत सी चीज़ों को बिगड़ने दिया है, जिसके नतीजे में अभी आप देखें कि ज़रा सी क्रैकडाउन्स किए हैं तो आपकी बहुत से जो नुकसान थे वो फ़ायदे की तरफ तब्दील हुए हैं. करेंसी के अंदर, स्मगलिंग के अंदर, इवन पेट्रोल और फ्यूल में भी हमारे यहाँ स्मगल पेट्रोल फ्यूल इस्तेमाल हो रहा था. हमें हर सूरत में अपनी तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको इन्हांस करने की ज़रूरत है कंपैरेटिव बुनियादों पे, और तभी हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है, चाहे वो चीन से आएगा या बाहर से आएगा, और डोमेस्टिकली भी जो कॉमर्स है, डोमेस्टिक भी जो इन्वेस्टर है, वो भी अगर अपने पैसे जो हैं वो अपनी ग्रे इकोनॉमी में अगर डालता है तो वो क्यों कर आएगा. वो जब देखेगा कि इस इकोनॉमी के अंदर उसको ज्यादा फायदा है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसको नए एवेन्यूज मिलेंगे, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, ना कि वो गाड़ियों में, रियल एस्टेट में या डेड इन्वेस्टमेंट करेगा. हमें बेसिक एवेन्यूज क्रिएट करने, और ये उसी सूरत में होगा जब हम अपना होमवर्क जो बहुत अरसे से हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको अब आ गया कि हम उसको एक्टिवेट कर दें. अच्छा, एक चीज और सर, क्विकली, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, एक सवाल और है, फिर हाशवानी साहब से लास्ट कमेंट, कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कोई कंज्यूमर मार्केट बन जाए. हमने देखा कि हमसाया मुल्क से जब हमारी ट्रेड ज़्यादा बढ़ी तो मतलब जो हमारा लोकल इन्वेस्टर था या मैन्युफैक्चरर था, टू बी स्पेसिफिक, वो बहुत सफ़र उसने किया. तो अब यहाँ जो भी इंडस्ट्री लगेगी, आप क्या समझते हैं कि उसका फोकस क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? क्या हम अपनी पाकिस्तानी मार्केट के लिए ये इंडस्ट्री लगाएं, या ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं? देखिए, हम तमाम प्रोडक्ट्स को ना, अगर आप चाइनीज मॉडल को भी देखें, बहुत सी जो दुनिया ने बहुत तरक्की की है रिसेंट डेकेड्स के अंदर, उन्होंने तमाम चीजें खुद बनाने की कोशिश नहीं की. आई थिंक कि हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा कंपोनेंट्स बनाने हैं. हम उसका एक और भी फायदा होगा, अगर वो एक कंपोनेंट बना रहे होंगे, एक पुर्जा बना रहे होंगे, हो सकता है वो लोकली स्मगल भी ना हो. तो हमें बेसिकली ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाना है, और अपने मुल्क में भी जो हमें नजर आ रहा है कि हम कर रहे हैं, उसके अंदर से जो महंगी अशिया है उनको अल्टरनेट जो है यहाँ पे पैदा करने की जरूरत है. हमें किसी भी वजह से कोई कमी नहीं है, वी जस्ट नीड टू स्टार्ट. हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो उसके रिजल्ट्स. वेरी राइट. लास्ट कमेंट हाशवानी साहब के, पाकिस्तान
کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری امپورٹ پہ، یعنی کہ را مٹیریل ہم منگوائیں گے اور اس کے بعد فنش پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا کریں گے. جو بھی نئی انڈسٹری پاکستان میں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، فورن انویسٹر کو بلا رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کن چیزوں کا را مٹیریل اچھی مقدار میں موجود ہے اور اس کو ہم لیور کر سکتے ہیں اور اٹریکٹ کر سکتے ہیں فورن انویسٹر کو اس بنیاد پہ؟ دیکھیے میری جو انٹریکشن ہوتی ہے، کوئی بھی فورن انویسٹر پاکستان کو بالکل سیریسلی نہیں لیتا. ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. ریمپنٹ اسمگلنگ چلتی ہے، ڈیزل اسمگل ہو رہا ہے. آپ سپر مارکیٹس میں چلے جائیں، سارا امپورٹڈ مل رہا ہے. کہاں سے؟ یہ آسمان سے تو نہیں آ رہا ہے نا. I'm just saying ہم نے بالکل کوئی انویسٹر سیریسلی نہیں لے گا اگر پتہ ہے کہ ریمپنٹ اسمگلنگ چلتی ہے. یہ تو ابھی جا کے یہ آپ کو 20 سال پہلے آپ لوگوں کو یہ ہمیں کر لینا چاہیے تھا اسمگلنگ. کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگائے گا. پتہ ہے بلیک اکانومی چل رہی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ دیکھ لیں. یہاں لینڈ کروزر ساری کیش پہ چل رہا ہے، سونا ہے، سارا اسمگل ہوتا ہے. تو جب تک ہم اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے کوئی بھی سیریس انویسٹر نہیں آئے گا. ہم نے لٹرلی ہم نے تو مذاق بنایا ہوا. یہ شکر ہے چند مہینوں میں ہم نے اپنا گھر صحیح کرنا شروع کیا تو ریزلٹ آپ کے سامنے آ گئے. ورنہ کلیئرلی ہے ہم اپنا گھر صحیح کریں اور سیریسلی جب تک نہیں لیں گے. کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے بالکل انویسٹر کے ہماری تقریروں پہ کوئی اپنے پیسے لگائے. بالکل، بہت شکریہ امین ہاشمانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب، اور جو آپ نے بات کی کہ گزشتہ چند ماہ میں ہم نے جو کوشش کی ہے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، تو جسٹ امیجن کہ اگر نگران حکومت یہ کام کر سکتی ہے ایک مختصر عرصے میں، تو ایک منتخب حکومت جس کے پاس ایک سیاسی مینڈیٹ ہے، 5 سال کا وقت ہے، اگر اس کے پاس ول ہو، ویژن ہو، تو وہ کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتی. انہی تھاٹس کے ساتھ پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.